नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आदरणीय अध्यापक साथियों, अभिभावक बंधु और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सुनीता नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं पुनः एक बार कल वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर प्राइमरी एक्टिविटी प्राथमिक क्रिया। आई होप यू ऑल आर गुड, ओके, एंड यू आर एंजॉयिंग योर स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, राइट। कल हमने प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या किया था कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। एक बार मैं फिर शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। प्राथमिक क्रियाएं जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार सीधे रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। कल हमने कुछ प्राथमिक क्रियाएं की थी। होप यू अंडरस्टैंड दैट वेल, ओके। जिसमें खनन था। वॉइस की क्लैरिटी का एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है, ओके, इज इट क्लियर, राइट। तो आगे चलते हैं। तो कल हमने किया था पशुपालन, आखेट, संग्रहण, मत्स्य, खनन और पशुपालन। ये हमने कल आर्थिक क्रियाएं की थी, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा कृषि। इसी में कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। कृषि तो मेन टॉपिक हमारा है कृषि। इसी में आज हम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की कृषि क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और किन किन भागों में पाई जाती है। क्योंकि जैसे आदिकालीन मनुष्य जब विकास हुआ तो मनुष्य ने सबसे पहले अपने भोजन की आपूर्ति के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि को ही अपना व्यवसाय बनाया था। और अगर हम बात करते हैं आज की, तो हमारी लगभग 2/3 से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और ये हमारी प्रमुख आर्थिक क्रिया है। तो हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार की कृषि है, कृषि क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है, राइट। तो कृषि में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कृषि किसे कहते हैं, क्या होती है कृषि। सामान्यतः अगर हम देखें तो कृषि में फसलों को उगाना और पशुपालन, वो आर्थिक क्रिया जिसमें हम फसलें उगाते हैं और पशु पालते हैं, उन दोनों के सम्मिलित रूप को कृषि कहा जाता है। लेकिन अभी हम कृषि के प्रकार की बात करें। जैसे हमें पता है कि अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक आर्थिक परिस्थितियां पाई जाती हैं, राइट। कृषि को सबसे अधिक प्रभावित क्या करती है, भौगोलिक परिस्थितियां, देन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थितियां माने तो जैसे कहीं पर तापमान बहुत अधिक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कोई ध्रुवीय है, कोई शीतल क्षेत्र है। भौगोलिक आधार पर विविधता पाई जाती, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं किसी प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो किसी विशेष फसल के लिए लाभदायक है, तो कहीं दूसरे प्रकार की पाई जाती है। तो जलवायु संबंधी विविधताएं पाई जाती हैं। जल की उपलब्धता में, वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। तो ये सारे क्या हैं प्यारे बच्चों, भौगोलिक कारक। इसी के साथ आर्थिक है कि हम अपनी आजीविका कमाने के लिए किस चीज पर निर्भर करते हैं, हमारे पास कितनी जमीन है, किस प्रकार हम कार्य करेंगे, कैसे कृषि यंत्र है, क्या मार्केट नजदीक है। तो ये सारे हमारे आर्थिक कारक हो गए। उसी प्रकार सामाजिक कारकों में कि समाज का रूप क्या है, क्या हम मिलजुल कर रहते हैं, कृषि कार्य किस प्रकार करते हैं, हमारा इवन जो घरों की बनावट है वो कैसी है। आपने देखा होगा जो प्राचीन घर होते हैं और अभी भी गांव में हमारे पास एक भंडार गृह होता है, पशुओं के लिए अलग स्थान होता है, चारे की अलग फसलें बोई जाती हैं, पशुओं को बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्यों के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये सारे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो इन सभी भौगोलिक, कौन कौन से हुए, 3 कारक हो गए ना, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इन कारकों की विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। तो जानते हैं वो कृषि क्या है, किस प्रकार की कृषि की जाती है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, कैसे वो एक दूसरे से भिन्न है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं कृषि। अगर हम इसको इस टाइप से ले लेते हैं तो लगभग 12 प्रकार की कृषि है। आप नोट डाउन कर लेना, ये फ्लो चार्ट मेरे साथ साथ बनाना, आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला टाइप आता है हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि के 2 पार्ट है। एक है जीविका निर्वाह कृषि, आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि, आदि
आदिकालीन, एक मिनट, एक है हमारी आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरी है, चलो इसको पूरा लिख लेते हैं, आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि, और दूसरी क्या आएगी, गहन जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि। फिर गहन जीविका निर्वाह कृषि के आगे 2 पार्ट्स है, कैसे विभाजित करते हैं वो देखेंगे हम। अभी आप पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, चावल प्रधान गहन जीविका निर्वाह कृषि और दूसरी चावल रहित, क्योंकि चावल हमारे भोजन की मुख्य आवश्यकता है और आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेपल क्रॉप है, सबसे अधिक खाद्यान्न के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये हमारी होगी पहली निर्वाह कृषि। दूसरी हमारी क्या आएगी, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो दूसरी कौन सी हुई, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। आप देखोगे तो ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप भी इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रोपण कृषि। रोपण कृषि के बाद आता है मिश्रित कृषि, और आपको दिख रहा होगा ये इसी में आगे टाइप्स है, दिखाई दे रहा है क्लियर। तो इस टाइप से आप फ्लो डायग्राम बनाएंगे, देन यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, राइट। तो हम अब इसी को बना रहे हैं फ्लो डायग्राम को। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि के बाद है डेयरी फार्मिंग, कोई भी आगे पीछे हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए डेयरी फार्मिंग। फिर हमारी आती है सब्जी फलों की नगरीय कृषि। फिर हमारा आएगा भूमध्य सागरीय कृषि, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट पार्ट में आता है हमारा सामूहिक कृषि, और फिर है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, तो ये हमारी प्रमुख कृषि थी। इसमें बीच में जो आया हमारा सब्जियां और फलों की कृषि, इसको भी हम आगे 2 पार्ट्स में बांटते हैं बच्चों। कैसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं कि एक तो इसमें देखो नाम दिया हुआ ना सब्जी और फलों की कृषि, तो इसको 2 पार्ट्स में हम कैसे बांटते हैं। एक आता है सब्जी की कृषि, जिसमें विशेषकर ट्रकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रक कृषि, और फलों की कृषि को हम पुष्पोत्पादन कहते हैं, जिसमें फ्लोरिकल्चर भी बोला जाता है, और इसको मिश्रित रूप में हम क्या कहते हैं, मिश्रित रूप में इसको क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा, ये देखो फिर मैं दिखा रही हूँ जीविका कृषि 2 भागों के, आदिकालीन, गहन। गहन के 2 प्रकार हैं, चावल और चावल रहित। बिल्कुल बहुत अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। विस्तृत कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, भूमध्य सागरीय, ठीक है। फिर आपका सब्जी खेती की उद्यान कृषि है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि, ठीक है। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं, जो स्टडी करेंगे, वो इन्हीं प्रकार की करेंगे कि ये कैसे हैं और कहाँ कहाँ। इज इट क्लियर? तो फ्लो डायग्राम बना लिया होगा आपने, क्लियर होगा ना। एक बार फिर देख लो, निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण, मिश्रित, डेयरी फार्मिंग, सब्जी फलों की नगरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सामूहिक और सहकारी कृषि, राइट। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट आता है निर्वाह कृषि। नाम से स्पष्ट है कि वो कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। क्लियर? इसके 2 प्रकार हैं, आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि। आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि, अगर मैं इसको यहाँ 1 नाम देकर हम इसको यहाँ डिस्क्राइब कर ले तो हमें समझ आ जाएगा ना।
वन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि। यह कृषि जिसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। प्रारंभिक समय में जब कृषि आरंभ की गई तो उस समय इसी प्रकार की कृषि की जाती थी, यानी आदिम मानव के द्वारा आदिकाल में प्राचीन समय में परंपरागत विधियों से खेतों में, यानी जो पेड़ काटकर जो अक्षेत्र प्राप्त होता था उस पर बीज बिखेर देते थे और पेड़ों को जलाकर जो राख मिलती थी उसको फेंक देते थे, जो उर्वरकों का काम या खाद का काम किया करती थी। स्थानांतरी, तो इसको और किस नाम से जानते हैं हम? स्थानांतरी कृषि। किस नाम से जानते हैं? नाम से स्पष्ट है ना? स्थानांतरी, स्थान परिवर्तन, यानी बदल बदल कर बोते रहते हैं। एक क्षेत्र से हमने पेड़ काट दिए, यहाँ पर ये कृषि होने लगी, काट लिए, जला लिए, राख बची उसको फेंक दिया, इसलिए इसको कर्तन दहन, दहन होता है जलाना, कर्तन होता है काटना, कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसमें खेतों का आकार छोटा छोटा होता है, इसमें उत्पादन कम होता है क्योंकि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता। विशेषकर मोटे अनाज, गेहूं, मोटे अनाज में जैसे बाजरा है, जई है, जौ है, ज्वार है, गेहूं इत्यादि की कृषि इसमें की जाती है। क्लियर? कोई वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं होता। प्राकृतिक रूप से जहां पेड़ काटे, राख फेंक दी, उसका खाद का प्रयोग 2-3 साल तक खेती करते रहे, फिर वहां पर उर्वरा शक्ति कम हो गई तो उस भाग को छोड़ दिया, दूसरे पर खेती करने लगे, स्थान परिवर्तित हो गया, फिर पुनः पहले पर करने लगे। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर वनों का विनाश भी इसमें होता है। क्लियर हुआ? वनों का विनाश होता है, इसीलिए कहते हैं कि स्थानांतरी कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं है। क्यों नहीं है? बताएं क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि स्थानांतरी कृषि में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाता है, जो वनों उन्मूलन करता है। दूसरा, पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है, हमारे जीव जंतुओं के आश्रय स्थल खत्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उत्पादन नहीं बढ़ रहा। तो ये परंपरागत विधि थी। ठीक है, तो आदिकालीन मनुष्य के द्वारा छोटे छोटे खेतों पर परंपरागत रूप से, परंपरागत विधियों की सहायता से जो कृषि की जाती थी उसको आदिकालीन जीविका निर्वाह कहते थे। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह, पारिवारिक श्रमिक ही कार्य करते थे, उन्नत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं होता था, खेतों का आकार छोटा होता था और उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता था, प्राकृतिक रूप से होने वाली वर्षा पर ही निर्भर थी। इसको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जिन जिन भागों में ये की जाती है, जैसे देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। ये देखो इसके अक्षेत्र है, अक्षेत्र कहाँ कहाँ पर है जहाँ स्थानांतरी कृषि की जाती है। तो ये दक्षिणी अमेरिका का ये जो ऊपरी अक्षेत्र है ये हो गया, अफ्रीका महाद्वीप का ये अक्षेत्र जो है, ऊपर तो घास के मैदान थे ना जहाँ पर ये चरवाहे थे यहाँ पर, तो ये अक्षेत्र है अफ्रीका का। ठीक है, भारत के उत्तरी पूर्वी अक्षेत्रों में है, कुछ कृषि इन भागों में की जाती है। क्लियर? तो इन भागों में स्थानांतरी कृषि, आदिकालीन कृषि की जाती थी। इसमें अलग अलग भागों में, जैसे ये उत्तरी पूर्वी अक्षेत्र है भारत का, इसमें झूमिंग कृषि कहते हैं। मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का ये अक्षेत्र, इसमें मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है, इधर इसको लडांग कहा जाता है। तो अलग अलग भागों में इस कृषि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये थी हमारी आदिकालीन जीविका निर्वाह कृषि। दूसरी की ओर बढ़ते हैं, गहन जीविका निर्वाह कृषि। नाम से स्पष्ट है, गहन। तो यह कृषि उन भागों में होती है जहां जनसंख्या अधिक होती है। तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे खेतों पर जो कृषि की जाती है उसको हम कहते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं, एक चावल प्रधान और दूसरा चावल रहित। यानी एक गहन जीविका निर्वाह कृषि जिसमें मुख्य फसल चावल होती है, और एक जिसमें चावल नहीं होती बल्कि इसके साथ साथ गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है, राई है, रागी है, ये फसलें इसमें उगाई जाती हैं।
क्लियर। अब हम इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। क्लियर हो गया। तो पहली विशेषता तो यही है कि ये जो कृषि है, अब कौन सा कर रहे हैं हम, दूसरा गहन जीविका निर्वाह कृषि। ये जो कृषि है इसमें खेतों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, भूमि का गहन उपयोग होता है, मशीनों का प्रयोग नहीं होता क्योंकि छोटे हैं तो मशीन प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो इसलिए क्या होता है, मानवीय श्रम अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है। लेकिन भिन्नता है, छोटे खेत है ना, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन, नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति, ध्यान रहे, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति छोटे से खेत पर काम करते हैं, तो जब वो बढ़ता है तो थोड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ। और यह कृषि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक जनसंख्या वाले भागों में की जाती है। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, विशेषकर मानसूनी क्षेत्रों में की जाती है। तो इसके क्षेत्र देखें कहां पर है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, ये देखना, जैसे ये क्षेत्र है जहां वर्षा अधिक है, इन भागों में, ये चीन का ये क्षेत्र है इन भागों में, ये तो है चावल प्रधान, इनमें होती है, इस भाग में होती है, कौन से हुए, ये भाग हो गया, ये हो गया चीन का मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्र, और ये ऑस्ट्रेलिया का, और ये भाग हो गया, इनमें की जाती है गहन चावल प्रधान जीविका निर्वाह कृषि। बट इन्हीं क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियां जैसे वर्षा बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है, जनसंख्या के लिए अन्य परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होती, तो जिसके लिए जो उत्तरी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का ये भाग है, चीन का, भारत का ये क्षेत्र है, इनमें ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं की प्रमुख फसलें होती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर हो गया। तो विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यह कृषि कौन सी, गहन जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। क्लियर हुआ होगा। तो ये थी गहन जीविका निर्वाह कृषि। अब दोनों में अंतर कर लेते हैं, अब आपने बताना है, देखती हूँ आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। देखो, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि, यह आदिकालीन कृषि है जो परंपरागत आदि मानव कम विकसित तकनीकी विधियों से की जाती थी। यह कृषि गहन जीविका अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भूमि का गहनतम उपयोग करके की जाती है। दोनों ही का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन निर्वाह होता है, मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। इस कृषि में उत्पादकता कम होती है, परंपरागत विधियों से की जाती है, लेकिन इसमें उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि सिंचाई की सुविधा है, वर्षा है, उन्नत बीज है, मानवीय श्रम है और उर्वरकों का प्रयोग है, अधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करना होता है। क्लियर। इस कृषि में प्रति व्यक्ति भी और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है, लेकिन इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक और प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है। क्लियर हो गया। इस कृषि की प्रमुख फसलें क्या हैं, इसमें मोटे अनाज और गेहूं, जबकि इसमें चावल, खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, उसके अलावा मोटे अनाज इत्यादि भी और पशुओं को भी पाला जाता है ताकि अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। I think both the points are clear. Okay. Next, forward to विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक से स्पष्ट है क्या, व्यापार, यानी इस कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वाणिज्य, व्यापार करना होता है, और विस्तृत बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र में या बड़े पैमाने पर, ठीक है। और अनाज कृषि तो स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न ही उगाए जाते हैं। क्लियर हो गया। देखो, इसका नाम ही अपने आप में इसकी सारी विशेषताएं क्लियर कर रहा है, ठीक है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, ये कृषि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यानी 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े खेतों पर की जाती है। क्लियर हुआ। इसमें और इसमें बिल्कुल डिफरेंस है, यह अधिक जनसंख्या वालों में होती है, ये अंतर हम बाद में करेंगे, ठीक है।
इसमें अधिकतर अनाज और खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। खेतों का आकार बड़ा होता है, इसलिए और उद्देश्य क्या होता है? व्यापार। तो इसलिए फसल गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का, सिंचाई की सुविधाओं का और और सबसे बड़ा पॉइंट, मशीनी यंत्रों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है और उत्पादित फसलों को न केवल जीवन निर्वाह बल्कि व्यापार के लिए अन्यत्र भेज दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। किन भागों में होती है? अक्षेत्र दिखाती हूँ आपको, ठीक है। किन अक्षेत्रों में होती है? ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है जिसमें कनाडा, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये ऊपर की ओर का, ये प्रेरीज घास भूमियां है। नीचे घास अधिक होती है ऊपरी क्षेत्रों में, इन भागों में। फिर मध्य एशिया, यूरोप और एशिया के सम्मिलित पार्ट में जो ये आपका आंतरिक क्षेत्र है, ये भाग स्टेपिस भूमियां कहते हैं इनको। इन क्षेत्रों में, इन बीच वाले भाग में ये कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। अब दक्षिणी क्षेत्रों में केवल दक्षिणी चिली है, अर्जेंटीना का है, दक्षिणी अफ्रीका का है और ऑस्ट्रेलिया का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिनमें ये विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। इज इट क्लियर? अब अंतर देखें एक बार दोनों में। किसमें? गहन जीविका निर्वाह कृषि और विस्तृत अनाज कृषि। तो गहन जीविका निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा, विस्तृत वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार बड़ा। गहन जीविका निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो खाद्यान्न फसलें। इसमें खाद्यान्न फसलों का बड़े पैमाने पर गुणात्मक दृष्टि से विकास होता है। ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, तो ये कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें मानवीय श्रम की अधिक प्रधानता होती है, जिसमें कृषक परिवार के सभी सदस्य खेतों में काम करते हैं, लेकिन इसमें श्रम की बजाय, मानवीय श्रम की बजाय मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इज इट क्लियर? क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। ये मानसूनी एशियाई के देश जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में होती है, जबकि ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी प्रेरी घास भूमि, स्टेपिस घास भूमि, इंडोनेशिया के दक्षिणी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग इत्यादि में ये कृषि की जाती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इज इट क्लियर? Are you getting any problem? If you have any problem, then please comment box में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या है? रोपण क्या होता है? देखा आपने, जिस धान की रोपाई करते हैं, तो इस टाइप से पहले हम फसलों को रोपते हैं कुछ समय के लिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। यह कृषि एक कारखाना पद्धति के समान होती है, जिसमें फसलों के विशिष्टीकरण, श्रम के विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है। बड़े बड़े खेतों पर अधिक पूंजी निवेश करके, चाहे वो मशीनी यंत्रों के रूप में है, उन्नत बीजों के रूप में है, कीटनाशक दवाओं के रूप में है, तो अधिक पूंजी निवेश करके व्यापार के लिए वस्तुएं उगाई जाती हैं। क्लियर? फिर बताती हूँ, नोट डाउन कर लो। रोपण कृषि यह एक कारखाना पद्धति के समान है, जिसमें बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया जाता है और फसलों के और श्रम के विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता है। यह विशेषकर बड़े बड़े बागानों में एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, तो इसमें विशेषकर रोपण फसलें, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि विशेषकर औपनिवेशिक लोगों के द्वारा अनेक क्षेत्रों में आरंभ की गई। अगर किन किन भागों में अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये देखो किन किन भागों में है। जैसे ब्रिटेन का राज था भारत पर, चीन इत्यादि क्षेत्रों पर, इंडोनेशिया। तो ब्रिटेन ने भारत में और श्रीलंका में चाय के बागान स्थापित किए। इंडोनेशिया में, मलेशिया में डच लोगों ने और ब्रिटेन वासियों ने किसके बागान स्थापित किए? रबड़ के, कहवा के। ब्राजील में फिनलैंड के लोगों ने और जो हमारे पुर्तगाली थे, उन्होंने ब्राजील में कहवा के बागान स्थापित किए। तो इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी रबड़, कहवा, चाय, गन्ना, जैसे इन द्वीपों में जो ये द्वीप थे,
यहाँ पर गन्ने के बागान स्थापित किए, गन्ने की कृषि की। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की रोपण फसलें उगाई और किसके लिए, किसने, औपनिवेशिक देशों ने अपने उपनिवेशों में जो उनके अधीन थे। क्लियर। ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े बागान है, कॉफी बहुत अधिक, कहवा बहुत अधिक होता है, क्या कहते हैं बताओगे? चलो मैं लिख देती हूँ, क्या कहते हैं, फैजेंडा। कहवा के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनको हम फैजेंडा कहते हैं। क्लियर। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड और अगला आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है? वह कृषि, नाम से स्पष्ट है, मिश्रित कृषि वह कृषि जिसमें फसलें और पशुपालन दोनों किए जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, मैम आप तो कृषि की परिभाषा में ये कह रहे थे। यस, ऑफ कोर्स यस, लेकिन मिश्रित कृषि में वाणिज्यिक पैमाने पर फसलें और पशुपालन, यानी पशुपालन किया जाता है, कृषि में सहायता के रूप में होता है, लेकिन मिश्रित कृषि में पशुपालन किसान की आय बढ़ाने के लिए व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर। तो वह कृषि जिसमें फसलें और पशुपालन व्यापारिक उद्देश्यों से वाणिज्यिक कृषि के रूप में किया जाता है, उसको हम मिश्रित कृषि कहते हैं। क्लियर हो गया? आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। ओके, अब मिश्रित कृषि में अब हमने किया कि इसमें फसलें भी उगाई जाती हैं और पशु भी पाले जाते हैं। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मिश्रित कृषि में एक तो फसलें मिला जुला कर भी बोते हैं, जिसको हम मिश्रित शस्य कहते हैं। शस्य क्या होता है? फसल। तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित शस्य। जैसे गेहूं के साथ सरसों बोते हैं, गेहूं के साथ जौ बो दिए, पोचनी, ठीक है। उसी प्रकार जैसे जब तक गन्ने की फसल तैयार होती है तो उसमें नीचे क्या बो देते हैं? टमाटर है, प्याज है, मूंग है, अन्य प्रकार की सब्जियों की फसलें, तो उसको हम कहते हैं मिश्रित शस्य। ठीक है, मिली जुली फसलें, ताकि एक फसल जब तक हो तो दूसरी फसल ले ले, जिससे किसान को आय भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस कृषि में, ये कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसका उद्देश्य व्यापार होता है, जिसमें भंडारण की, अधिक पूंजी की, उर्वरकों की, खाद की, जैविक खाद की भी, उर्वरकों की भी, कीटनाशक दवाओं की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। और हाँ, इतना ही नहीं, किसान के घर में पशुओं को रखने के लिए बाड़ों की, उनके भंडारण की, अनाज के भंडारण की, प्रशीतन इत्यादि की विशेष व्यवस्था होती है, ताकि समय पड़ने पर अधिकतम मूल्य लेकर फसलें मार्केट में बेची जा सके। पशुओं के उत्पाद भी गुणवत्ता के आधार पर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बेचे जा सके। क्लियर हो गया? तो ये आपके मिश्रित कृषि थी। मिश्रित कृषि अधिकतर कहाँ होती है? ये विकसित क्षेत्रों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ऊपर दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के उत्तरी के क्षेत्र है, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क का क्षेत्र है, इन भागों में ये कृषि अधिक की जाती है। जैसे आगे हम चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब पशुओं को पाला जाता है, फार्मिंग कृषि की जाती है, मतलब डेयरी फार्मिंग यह एक प्रकार की उन्नत पशुपालन की विधि है, जिसमें पशुओं की नस्ल सुधार, स्वास्थ्य, संक्रमण प्रजाति और उनकी गुणात्मकता पर, चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो जो पशुओं से हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन है, मांस है, खाल है, अन्य प्रकार के उत्पाद, जैसे उससे हम डेयरी उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो पशुओं को दोहने के लिए, इन सभी चीजों के लिए उन्नत तकनीकी विधियों की आवश्यकता होती है, उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, अधिक मानवीय श्रम और मशीनें दोनों की आवश्यकता होती है, और पूरा साल भर लोगों को कार्य मिलता रहता है। पशुओं को दोहने के लिए, उनकी सफाई के लिए, नहलाने के लिए, चारा उपलब्ध कराने के लिए, और इसमें चारे की फसलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। क्लियर हो गया? तो डेयरी कृषि किन भागों में है? सबसे वही विकसित क्षेत्र है, जैसे उत्तरी पूर्वी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये विकसित भाग है। यहाँ पर
ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप और ये अक्षेत्र है। शीत अक्षेत्रों में अधिकतर ऑस्ट्रेलिया का भाग है, न्यूजीलैंड है, इन अक्षेत्रों में ये कृषि अधिक की जाती है। डेनमार्क में सबसे अधिक उत्पादन होता है, छोटा सा देख रहे हो ग्रीन कलर का, सबसे अधिक उत्पादन होता है। न्यूजीलैंड में बहुत होता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ परिचितों की भी विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उत्पादों को मार्केट में बेचा जा सके। 1 मिनट के लिए, ओके, ठीक है। तो ये कृषि इन भागों में की जाती है। क्लियर हो गया। इसमें एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि ये कृषि अधिकतर नगरीय क्षेत्रों के निकट होती है। क्यों? सोचो और बताओ क्यों होती है। क्योंकि जो इसके उत्पाद होते हैं वो नाशवान होते हैं। डेयरी पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वो नाशवान होते हैं। उनके लिए तीव्र यातायात के साधनों की आवश्यकता होती ताकि जल्दी से पहुंचाए जा सके। परिचितकों की व्यवस्था होती है। हरित गृह प्रभाव के कारण कृत्रिम प्रकाश और तापमान को नियंत्रण करने की व्यवस्था की जाती है और इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। इसलिए उनके आसपास प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जहां से उन्हें अधिक लाभ मिलता है तो ये उन भागों में अधिक होती है। परंतु आसपास के क्षेत्रों में भी होती है, पर यातायात के साधनों की, तीव्र यातायात साधनों की आवश्यकता होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सब्जियों फलों की नगरीय कृषि। सब्जियों और फलों की नगरीय कृषि, जिस कृषि में फसलें, फल, सब्जियां, फूल इत्यादि उगाए जाते हैं, उस कृषि को हम सब्जी फलों की नगरीय कृषि भी कहते हैं। क्लियर? इसकी और इसकी विशेषताएं लगभग समान होंगी क्योंकि सब्जी, फल और फूल सभी चीजें क्या है, शीघ्र खराब होने वाली है और यह भी नगरीय क्षेत्रों के निकट ही होती है क्योंकि वहां पर इसकी मांग अधिक होती है। इसकी एक विशेषता जो इसे अन्य से अलग करती है वो क्या है कि एक तो किसान की कुशलता, उसे परिस्थितियों के बारे में पता होना चाहिए, किस प्रकार की सब्जियां, फल, फूल किस मौसम में उगाए जाएंगे, कैसी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, उसको अपडेट रहना है, तापमान को नियंत्रित करना है, परिस्थितियों का प्रयोग करना है। तो किसान का साक्षर और कुशल होना, दक्ष होना, श्रमिकों का भी दक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, उन्नत और तीव्र यातायात परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इसमें जो उत्पादित चीजें होती है उनका मूल्य ज्यादा होता है, तो क्रय शक्ति, जो मार्केट है वो नजदीक होनी चाहिए और लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो उसको खरीद सके। लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। जैसे फूलों की कृषि है, मान लो हम गांव में कर लेते हैं और वहीं पे उगा के फूल बेचने लग जाए, लेगा कोई? नहीं, क्योंकि उनको उन चीजों से लेना देना नहीं है। उनको बेचारों को उत्पादन करना है, कृषक को, और उससे अपनी आजीविका कमानी है। उनके पास इतनी ही लिमिटेड आय होती है। पर शहरी भागों में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग प्रतिष्ठान होते हैं, चाहे वो आपका सोशल है, वेलकमिंग है या अन्य कोई प्रतिष्ठान है, सभी में इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उन्नत बाजार मिल जाता है और लोगों की क्रय शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए यह कृषि भी नगरीय क्षेत्रों के, नाम दिया हुआ ना, नगरीय कृषि, नगरीय क्षेत्रों के निकट ही होती है। ठीक है। ट्रक कृषि किसको कहते हैं? जैसे सब्जियां उगाई जाती हैं दूर दराज के क्षेत्रों में भी, तो ट्रकों के द्वारा भरकर उसे नगरीय क्षेत्रों तक, मंडियों तक लाया जाता है, वहां से फिर उपभोक्ताओं के द्वार तक थोक की दुकानों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इसलिए इसको, सब्जी की कृषि को ट्रक कृषि भी कहा जाता है, फलों की कृषि को भी ट्रक कृषि कहा जाता है, और पुष्प उत्पादन, फूल उत्पादन, इसके लिए अमेरिका महाद्वीप के देश है, यूरोप के देश है, वहां पर इनका अधिक होता है। नीदरलैंड, नोट डाउन कर लेना, नीदरलैंड इस कृषि में सबसे उन्नत है। यहाँ पर पता है ट्यूलिप की खेती होती है, ट्यूलिप की खेती बहुत अधिक होती है, जिसके यहाँ के शहरी क्षेत्रों में विशेष डिमांड है और ये इसीलिए पॉपुलर भी है। तो फूलों की कृषि को पुष्प उत्पादन भी कहा जाता है और इन सभी को हम हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि का नाम भी देते हैं। क्लियर हुआ? अब क्षेत्र कौन कौन से जो हमारे डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र थे सारे, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशियाई क्षेत्र,
जो तट के समीप लगते हैं, नगरीय भाग अधिक है, वहां पर ये कृषि अधिक की जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की ओर। यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। ध्यान से सुनना और नोट डाउन भी करना, क्योंकि इसके बाद हमने रिकैप करना। मैंने बहुत अच्छी वर्कशीट बनाई है आपके लिए, और हाँ, मैप की वर्कशीट भी है जो आपको करना होगा, सो बी केयरफुल। भूमध्य सागरीय कृषि, ये कृषि विशेषकर कहाँ है भूमध्य सागर? ये देखिए, आवाज क्लियर है ना, दिक्कत तो नहीं है? ओके। भूमध्य सागरीय कृषि, ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, ये जहां मार्कर घूम रहा है, ये देखो, ये भूमध्य सागर है। तो इसके आसपास जैसे ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, ये भाग है, फिर ये फ्रांस, यूरोप के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये कृषि अधिक की जाती है। ये एक विशेष प्रकार की कृषि है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु परिस्थितियां इसी के अनुकूल है। इसमें क्या उगाया जाता है? खट्टे रसदार फल। क्या उगाया जाता है? खट्टे रसदार फल, जैसे अंगूर, सेब, अंगूर, नारंगी और संतरे और जैतून, अंजीर इत्यादि इस कृषि में अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। अंगूर के द्वारा यहाँ पर जैसे शैंपेन फ्रांस की है, शराब बनाई जाती है, और जो निम्न क्वालिटी के गुणवत्ता के अंगूर होते हैं उनसे सूखे मेवे जैसे किशमिश है, ये चीजें बनाई जाती हैं, जिनकी मांग बहुत अधिक होती है। तो ये यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि और सहकारी कृषि। पहले हम करते हैं सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या है? सहकारी मतलब सह, मिलजुल कर। सहकारी कृषि में क्या होता है? कृषक समुदाय मिलजुल कर अपना एक स्वेच्छाचारी संघ बना लेता है, समूह बना लेता है। वह संघ मिलकर कृषि कार्य करता है, अपनी पूंजी, अपने कृषि यंत्र, अपना मानवीय श्रम, अपनी खाद, जो देशी खाद होती है, जैविक खाद होती है, उन सब का प्रयोग मिलजुल कर करते हैं, और उत्पादन को भी मिलजुल कर ही बांट लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो छोटे छोटे खेत होते हैं कृषकों के पास, उसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता, तो उत्पादकता नियंत्रित हो जाती है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जब हम मिलकर बड़े खेतों पर और मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो उससे उत्पादकता तो बढ़ती है, हमें आय भी प्राप्त होती है। तो इसलिए इस कृषि को हम क्या कहते हैं? सहकारी कृषि। और हाँ, सहकारी उद्यम सबसे अधिक डेनमार्क में विकसित है। कहाँ है? छोटा सा देश देखा था ना ऊपर, अभी मैप करेंगे जब आपको बताना पड़ेगा। डेनमार्क में अधिक है, क्योंकि डेनमार्क का हर कृषक, हर परिवार सहकारी संघ का सदस्य है, तो वहां ये सबसे उन्नत है। क्लियर? और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सामूहिक कृषि। ये क्या होता है सामूहिक कृषि? ये पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, कहां पर? पूर्व सोवियत संघ में इसका आरंभ किया गया था, जिसको हम USSR कहते थे। वहां पर इस कृषि का आरंभ किया गया था, जहां पर इसको कोल खोज, वहां पर इसको कोल खोज का नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? कोल खोज। अब देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर है सामूहिक में और सहकारी में। सामूहिक में क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि जो कृषि करने वाले क्षेत्र हैं, जो खेत है, उन पर पूरे समूह का, समाज का अधिकार है। वो मिलकर पूंजी लगाते हैं, और सरकार ये निश्चित करती है कि इतनी राशि सरकार को भू राजस्व के रूप में देनी पड़ेगी, इतना उत्पादन करना है, और वो उत्पादन सरकार निम्नतम मूल्य पर लेने के लिए बाध्य होती है। सरकार को लेना ही पड़ता है। अगर अधिक उत्पादन हो गया तो उसे मार्केट में बेच देते हैं, किसान अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, और जो किसान अच्छा करता था उसको विशेष पारितोषिक दिए जाते थे, नगद इनाम दिए जाते थे, ताकि कृषि को बढ़ावा मिले। ये क्यों शुरू की गई? जब यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, तो उस समय कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था आर्थिक संकट से उभरने के लिए। तो उस समय ये नए नए प्रयास किए गए, जिनमें से एक मुख्य प्रयास था जिसमें उत्पादकता बढ़ाना, अधिक लाभ प्राप्त करना और
जीवन भरण पोषण करना, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, तो उसके लिए ये आरंभ की गई, जिसका नाम था, जिसको कहते थे कोल खोज। इज इट क्लियर? तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो ये आपके सभी प्रकार थे कि किस किस प्रकार की कृषि और कहां कहां पर की जाती है। चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है बच्चों। अब जो आपने पढ़ा एक बार आप फटाफट अपने माइंड को रिकॉल कर लो, आईज क्लोज करके, और ये देखो कि क्या क्या किया, कौन सी कृषि कहाँ होती है, क्या है, कौन कौन सी फसलें हैं, इन भागों में क्या होता है, ये क्षेत्र कहाँ है। रिकैप द टॉपिक, ठीक है? टिल देन आई एम टेकिंग द वर्कशीट एंड वी विल डू द वर्कशीट। ओके, विदिन 2 minutes वी विल डू द वर्कशीट। यस, रिकैप कर लें। ओके, ठीक है, समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अपनी बुक से जब पढ़ेंगे और देखेंगे कि आसपास किस प्रकार की, मैं रोज आपको एक ही बात पे फोकस करती हूँ कि आप देखो आसपास क्या हो रहा है। ओपन योर आईज, ओपन योर माइंड, ठीक है? एक्सपेंड योर होराइजन, सोचने की क्षमता को बढ़ाओ, जिसके कारण क्या है, आप इन चीजों को अपने व्यवहार में ले आओगे, ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, सो रेडी फॉर द वर्कशीट? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, आप लिखते जाना, मैं बोल देती हूँ। स्थानांतरी कृषि को डैश भी कहते हैं, क्या? नोट डाउन करना, फिर मैं आंसर बताती हूँ। गहन जीविका निर्वाह कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है, बड़ा या छोटा? बड़े पैमाने पर एक विशिष्टीकृत कृषि जिसमें अधिक विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाता है और मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है, कहलाती है क्या? नोट करें। डैश कृषि नगरीय क्षेत्रों के निकट ही की जाती है। और अगला 5वां है, डैश कृषि भूमध्य सागरीय की विशेषता है, इससे मदिरा भी, शराब भी बनाई जाती है। 5 क्वेश्चन हो गए, आप इनको 2 मिनट के लिए करें, तब तक मैं आपको और बताती हूँ। क्लियर? ओके, आंसर नोट कर लिए होंगे। अगला देखो, कौन सा मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय है? लिखेंगे आप, लिख लिया होगा। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? कल किया था ना हमने। तिब्बत एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से पशु पाले जाते हैं? ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? आज ही हुआ था, हो सकता है लिखा भी हो। डेयरी उद्योग में सबसे विकसित राष्ट्र कौन सा है? कौन सा देश है जहां पर हर कृषक सामूहिक फार्म का, सामूहिक कृषि का हिस्सा है? स्थानांतरी कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में क्या कहते हैं? और पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण किस प्रकार की कृषि में किया जाता है? क्लियर? और ये आप मैप देख रहे होंगे, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये मैंने कुछ क्षेत्र मार्क किए हैं, इस पे आपने बताना है। एक ये प्रेरीज क्षेत्र जो नंबर 4 से है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, शायद दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। क्लियर? हाँ जी, ये देखिए, ये एक मैंने नंबर 4 मार्क किया हुआ, प्रेरीज क्षेत्र। यहाँ कौन सी फसल उगाई जाती वो आपको बताना, पहचान कर। ये तीसरा क्षेत्र है, अफ्रीका का उत्तरी, अरब प्रायद्वीप और ऊपर की ओर का भाग। क्या होता है यहाँ पर? ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है, कौन सी कृषि की जाती है बताएंगे। ब्राजील और अफ्रीका का मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है, और ये ऊपर स्टेप्स, घास भूमियां, इनमें क्या होता है। और उत्तरी पश्चिमी यूरोप किस प्रकार की कृषि में अग्रणीय है। ठीक है, ये क्षेत्र है। तो हो गया होगा, केवल 1 मिनट और लेती हूँ और इसके बाद हम इसको ओवर करेंगे। ठीक है, अभी आंसर मैच करवाती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन, स्थानांतरी कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। गहन जीविका निर्वाह कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। बड़े पैमाने की कृषि रोपण कृषि। नगरीय क्षेत्रों के निकट सब्जियों और डेयरी कृषि की जाती है। और अंगूर या खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागर की विशेषता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, प्राचीनतम व्यवसाय क्या है? आखेट और संग्रहण। कुनैन किस वृक्ष से? सिनकोना से। एंडीज और तिब्बत पर्वतीय क्षेत्रों में पशु याक और लामा। कहवा बागान को फजरंडा। डेनमार्क में कृषि, हर कृषक इस परिवार से जुड़ा हुआ है, तो कैसी कृषि होती है? डेयरी कृषि। सहकारी उद्यम।
स्थानांतरित कृषि को उत्तरी पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण क्या कहलाता है? पुष्प उत्पादन, और नीदरलैंड का प्रथम स्थान है। ठीक है, अच्छा मैं आपका आंसर बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ये आपका प्रेरी क्षेत्र है, यहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। ये आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप का है जिसमें डेयरी फार्मिंग है। ये थर्ड क्षेत्र है आपका अरब और ये प्रायद्वीप का क्षेत्र, इसमें क्या है? जलवासी पशुचारण है। ग्रीन कलर में जो दूसरा भाग दिखाई दे रहा है ब्राजील और ये आपका स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी कृषि है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आपका गहन जीविका निर्वाह कृषि है। क्लियर? तो ये आपकी वर्कशीट थी। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी के साथ ही 12th क्लास का अप्रैल महीने का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, 1 to 5 चैप्टर। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू।